नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और न्यायिक मोर्चे पर, जी हां, इन तमाम मोर्चों पर मोदी सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी अब खुलकर दिखाई दे रही है। विपक्ष तो जनता की आवाज उठाने का काम कर ही रहा है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि बीजेपी के समर्थक, उसका प्रचलित सवर्ण वोटर और बीजेपी के अपने नेताओं में मतभेद दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी खबर आई कि नितिन नबीन की खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा यानी अभिषेक बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया था। कल उन्होंने नामांकन दाखिल भी कर दिया था, लेकिन अब व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस लेने के लिए राज्य बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिख दिया। ये देखिए चिट्ठी, ये तस्वीर आप देख लीजिए। इस तस्वीर में इन्होंने साफ साफ दिखाया है। आनन फानन में बीजेपी ने अब नीरज सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दूं कि उपचुनाव 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है, यानी आज से तीसरे दिन आखिरी दिन है। ये सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अभिषेक बंटी यानी अभिषेक कुमार सिन्हा ने नामांकन भरा था तो इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद शामिल थे। यानी एनडीए ने यहां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में यहां की गुटबाजी जो है वो सामने आ गई। अभिषेक बंटी को अपनी उम्मीदवारी छोड़नी पड़ी। सूत्रों की माने तो बिहार में अब बीजेपी के 2 गुट सक्रिय हो चुके हैं। एक गुट नितिन नबीन का है तो दूसरा गुट सम्राट चौधरी का है। यानी बीजेपी अब अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार हो रही है। उसी शिकार में अभिषेक बंटी जो हैं उनको अपनी उम्मीदवारी छोड़नी पड़ी। मोदी पहले ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर एथेनॉल वाले मिलावटी पेट्रोल और पेपर लीक जैसे मसलों पर घिरे हुए हैं। ऊपर से आज एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट से, जहां वकील ने माननीय जजों पर पेपर उछालते हुए अपशब्द तक कह डाले। इससे पहले पूर्व सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश हुई थी, आप याद कीजिए। आज तो जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच के सामने अपनी पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का ऑर्डर देता हूं। यह कहा वकील ने। मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देने का आदेश देता हूं। उसके इस वर्ताव से कोर्ट हैरान रह गया। दोनों जज जो हैं, ये बेंच, वो हैरान रह गई। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं? आश्चर्यचकित होकर इसके जवाब में केस करने वाले शख्स ने कहा, मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ रिकॉर्ड में है। इसके बाद उस शख्स ने, वकील ने, पीठ यानी बेंच की तरफ केस फाइल हवा में उछाल दिया और खुली कोर्ट में सीजेआई को गालियां देनी शुरू कर दी और पेपर फेंकते हुए कहा कि इसे सीजेआई यानी जस्टिस सूर्यकांत को दे देना। इतना देखते ही सिक्योरिटी स्टाफ तुरंत हरकत में आया और उसे कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। आइए जरा इस पूरे वाकये को, जरा वीडियो है उसमें देखते हैं क्या हो रहा है। जरा साउंड के साथ देखिए। Are you the party in person? Yes. Prabal Pratap? Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file. And that's all from my side. And these are few papers I have. So at this court, यहां हमने बीट लगाया। बीप जो अभी आप सुन रहे हैं वो टू
दोस्तों जो आवाज हुई, आवाज इसलिए हुई क्योंकि ये गाली देते हुए उन्होंने उस फाइल को फेंका बेंच की तरफ, दोनों जजों की तरफ, और गाली इन बेंचेस को नहीं दे रहे थे बल्कि गाली सीजेआई को दे रहे थे। बेशक वकील की इस हरकत का किसी तरह समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सवाल उठने से कैसे रोका जाए कि आखिर न्यायपालिका के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों जाहिर हो रहा है और इस तरह से जाहिर हो रहा है। ऐसा ही गुस्सा तो जंतर मंतर पर भी दिखाई दे रहा है, जहां सोनम वांगचुक और नेहा बोरा जैसे लोगों के आमरण अनशन का 13वां दिन भी बीतते जा रहा है और 21 दिन इस प्रदर्शन के हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस मोर्चे पर हाथ धरे बैठी है, मानो लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। लेकिन सरकार कितने मोर्चों पर चुप्पी धारण करेगी? आज तो एथेनॉल को लेकर युवा कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे और नितिन गडकरी से साफ साफ कहा कि पैसे बनाने हैं तो इस तरह से क्यों बना रहे हो, सीधे हमसे ले लो ना। ये पैसे दिखा रहे हैं, देखिए नितिन गडकरी को। आइए जरा देखते हैं इस वीडियो को, देखिए। आगे कोई आएगा ही नहीं चलेगा। भाई पीछे पेट्रोल आज इस देश में पूर्ण रूप से दूषित है, जिसका जिम्मेवार नितिन गडकरी है, जिसके बच्चों की खुद की एथेनॉल की फैक्ट्री हो और उन लोगों को मजबूर किया जाए कि पूरे देश भर का एथेनॉल गडकरी जी के बच्चों से खरीदो। तो अगर हम लोगों ने पैसा गडकरी जी को ही देना है तो अपनी गाड़ी की हालत में वैसी क्यों करवाएं? हम गडकरी जी को सीधा ही पैसा दे देंगे कि भैया गडकरी जी आओ, सीधा हमसे पैसा ले लो, क्योंकि ये पेट्रोल इस देश की अर्थव्यवस्था का ईंधन है और आपने इसी को दूषित कर दिया है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो यूथ कांग्रेस के लोगों ने गडकरी के चेहरे वाले मास्क पहने हुए अभी आप देख रहे हैं प्रदर्शन किया और उनके हाथों में नोट और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वाली बोतलें हैं और वे अपने प्रदर्शन में गन्ने का रस निकालने वाली मशीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ यहाँ हुआ जंतर मंतर से कुछ ही मीटर की दूरी पर। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी आज कांग्रेस ने देश भर में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इस तरफ से एक बड़ा अपडेट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत समेत 3 जजों की बेंच 13 जुलाई को इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। यानी अब चढ़ावा चोरी का मामला केवल बीजेपी या आरएसएस के दायरे में नहीं निपटेगा, बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है। तो बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही हैं जिनमें मोदी सरकार कैसे फंसती जा रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कई लोगों को लगता है, हम कहते हैं कि मोदी सरकार फंस रही, बोले आप तो रोज फंसाते हो भाई। अब क्या करें, रोज फंसती है मोदी सरकार तो क्या कहा जाए, फंसती है तो बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे बवाल मचा आज, अभी आपने उसकी तस्वीर देख ली, और मोदी सरकार का कैसे हो रहा है बुरा हाल वो भी देखिए, पटना से लेकर दिल्ली तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उधर जंतर मंतर पर क्या चल रहा है ये भी देखेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और एक साथी सीधे उधर जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत। इकबाल
इस्तेकबाल। स्वागत इस्तेकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले चलते हैं उधर जरा जंतर मंतर। इकरार, हमने एथेनॉल वाला प्रदर्शन भी देख लिया, उसको कवर आप ही कर रहे थे, आपके ही भेजी हुई तस्वीरें, वीडियो अभी हम लोग दिखा रहे थे, देख रहे थे। और उससे थोड़ी सी दूरी पर ही, ज़्यादा नहीं है, 3-4 किलोमीटर की दूरी है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, वहां बवाल मचा, वो भी हम लोगों ने देख लिया। कैसे एक वकील ने, एक शख्स ने अपनी पैरवी करते हुए और कैसे अपनी फाइलों को उछालते हुए कहा, एक गाली देते हुए कि इसे CJI को दे देना, वो भी हम लोगों ने देखा। लेकिन जंतर मंतर पर क्या चल रहा है? पैरों पर गिर रहे थे कल अभिजीत दिपके, और उसके बाद ये कहा गया, सरकार ने आज रोक लगा दी है उस वीडियो पे कि उस वीडियो को हम लोग नहीं दिखा सकते, पैर पे गिरा हुआ वो वीडियो नहीं दिखा सकते। हालांकि अब पूरी दुनिया ने देख लिया, अब क्या है। लेकिन क्या चल रहा है वहां पे? जी देखिए राजीव जी, लगातार जो आज इस प्रोटेस्ट को 21वां दिन है और लगातार छात्र नए नए जो तरीके हैं प्रोटेस्ट के वो लेकर आ रहे हैं। दोपहर में हमने जब ब्रेकिंग में बात की तब एक छात्र जो है वो कॉकरोच की पूरी ड्रेस पहनकर यहाँ पहुंचे थे, और आज अब जो शाम के समय है मेरे साथ आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने चेहरे पर जो है वो रेड कलर किया हुआ है। जरा एक सेकंड इधर आइए, क्यों आप लोगों ने ये कलर किया, रेड कलर किया? देखिए हमने इसलिए किया है कि ये जो चेहरे पर हमारे लाल रंग है, ये हमारे आक्रोश का, ये हमारे इस आंदोलन में जो अंगार हम महसूस कर रहे हैं इतने दिनों की सत्ता की चुप्पी से, उनकी संवेदनशीलता से, उसका प्रतीक है। और ये पीली सीटी कि जो अपने कान में तेल डालकर बैठे हैं, 21 दिन में हमें इतना विश्वास तो हो गया है कि अगर सरकार के और एजुकेशन मिनिस्टर के सिलेबस से जवाबदेही आउट ऑफ सिलेबस हो जाए तो कम से कम यहाँ हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है, आंदोलन हमारे सिलेबस में शामिल हमें करना ही पड़ता है। यहाँ से आज ये चेहरे पर लाल रंग लगाकर, ये सीटी बजाकर हमने इनसे पूछना चाहा है कि वो छात्र और युवा जो इस देश में भरसक मेहनत करने के बावजूद, बहुसंख्यक जो छात्र युवा है भरसक मेहनत करने के बावजूद असुरक्षा के माहौल में है, और इस देश की सरकार और इस देश के जो मंत्री हैं वो कुछ भी ना करके, बार बार हमें फेल करके भी वो सुरक्षित बैठे हुए अपनी कुर्सी पर। तो ऐसा माहौल क्यों है? 21 दिन हो गए, 3 हफ्ते हो गए यहाँ पर हम लोग बारिश बरसात जाने किस के दिक्कतों में यहाँ पर फंसे हुए हैं, एक त्रिपाल नहीं लाने देते। उनका जो फेलियर का त्रिपाल फट रहा है हर जगह से, उसका कोई एमसील भी नहीं लगाएंगे। हम यहाँ से सवाल पूछने आए हैं भाई शिक्षा मंत्री जी से, हमारे जनता के पैसे पे पूरी दुनिया में आप विश्व पर्यटन कर रहे हैं, थोड़ा देशाटन करिए, आपको पता चलेगा। परीक्षा से लेकर शिक्षा तक आपका जो पाइप है वो जगह जगह फटा हुआ है, उस पाइप को पकड़कर यहाँ पर देश का छात्र युवा जो है उसको पकड़कर वो फटे हुए छेद बंद करने की कोशिश कर रहा है कि भैया परीक्षा लीक भी बंद करो, शिक्षा लीक भी बंद करो। कि तुमने पिछले 10 साल में जो 1 लाख स्कूल बंद किया उसका जवाब कौन देगा? 2014 में जो छात्र फर्स्ट क्लास में एनरोल करते हैं उसके 50% छात्र 10 साल में वहां से निकल जाते हैं सरकारी स्कूल के दायरे से, यानी 12 करोड़ छात्र कहाँ गए? तो ये शिक्षा की लीक जो हो रही है कि आप स्कूल बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बर्बाद कर रहे हैं, अब बची कुछ ही सरकारी शिक्षा का घटियाकरण, निजीकरण, बाजारीकरण कर रहे हैं, ये परीक्षा लीक से शिक्षा लीक का हिसाब हम मांगेंगे। जी बिल्कुल। आप ये सीटी किस लिए गले में टांग कर? देखिए इसलिए हमने सीटी टांगी हुई है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में जो नेता हैं अभी तक सुन नहीं रहे हमें। आज यहाँ पे 21वां दिन होने वाला है और हम अभी भी इसी डिमांड को लेकर के बैठे हुए हैं। हमारा एक ये शांतिप्रिय एक प्रदर्शन था सांकेतिक रूप से कि हम सीटी बजाएंगे जोर जोर से कि ऑल इज नॉट वेल, ये बहुत चीजें खराब है, बहुत सारी चीजें में दिक्कत है, आप उसका जवाब दे ही नहीं दे रहे हो, आप उसके बारे में कभी बोल नहीं रहे हो, बल्कि उल्टा यहाँ पे जनता जो न्याय पसंद लोग धरने में आ रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं पर सरकार द्वारा उल्टे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। उसका भी हम विरोध का जो कल जो एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो जूते पुलिस वाले के पैर पकड़ रहा था, वो ब्लॉक कर दिया, आज उसको कहीं नहीं देख सकते। क्या कहेंगे छात्रों के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर हैं? हम ये कह रहे हैं कि जिस देश में तारपोलिन अंदर लाने के लिए भगत सिंह की किताब धरना स्थल पर, इससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्या होगा कि हम केवल यहाँ पर भरी बारिश में बैठ के भगत सिंह की किताब पढ़ना चाहते हैं, वो अंदर नहीं लाने दे रहे हैं। तो और इनका जो ड्रोन कैमरा है जो हम तो ठीक है, चलिए आप हमारी बना लीजिए, प्रोफाइलिंग करिए। छोटी छोटी बच्चियां जो हमारे साथ आ रही है, नाबालिग बच्चियां, उनके चेहरे पे लाइट डाल के आप जो सोशल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, आपने गन से नहीं शूट कर पा रहे तो कैमरे से शूट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने सीटी बजाकर नारा दिया कि ड्रोन गो बैक, प्रधान गो बैक, सर्वेलेंस गो बैक, कि भैया आपको हर चीज की परमिशन है और हमारे लिए लोकतंत्र में क्या धरना प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना इलीगल हो गया क्या? तो बॉम्बे हाईकोर्ट कह रही है कि राष्ट्रहित का सबसे बड़ा काम है
कि धरने की जमीन पर उतरकर हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने लिए और सबके लिए हक की आवाज उठाएं। तो उस तौर पर भी हमने यहाँ से ये बात कही कि लाल चेहरे का अंगार है, पीली सीटी की ललकार है। तो 100 सीटी बजा बजा कर हमने कहा ड्रोन गो बैक, प्रधान गो बैक, सर्वेलेंस गो बैक। जी बिल्कुल राजीव जी, सुना आपने कि बिल्कुल 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 सुना, हमारे साथ बने रहिए, इकरार हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल सुना, और जो कुछ वहां चल रहा है और आपसे अपडेट्स लेंगे। जरा इधर आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, जरा आप कैसे यहां सिर्फ जंतर मंतर पे क्या चल रहा है ये एक अपडेट देना था, लेकिन आज के घटनाक्रम में एक सबसे बड़ी घटना जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील प्रबल प्रताप, शायद उनका नाम है प्रबल प्रताप सिंह, और उन्होंने ये फेंका है, नाम शायद सही हो ना हो उसको कंफर्म करता हूं, लेकिन एक वकील का इस ढंग से ये गुस्सा, इसका हम समर्थन नहीं करते। मैं पहले शुरुआत में भी कहा ये इस कृत्य का समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसकी चर्चा होनी चाहिए। आखिर इतना गुस्सा क्यों आखिर आ रहा है वकीलों में? जूता फेंका जाता है, कभी फाइलें फेंकी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं इस देश में। जुडिशियरी जिसको बिल्कुल जिसको पूजते थे, यहां तक मैं कह सकता हूं, और आप हम सब जानते हैं कि जो वहां से आदेश हो गया सिर आंखों पे, लेकिन उसके बाद क्या है, ये क्या हो रहा है इस देश में? देश किस दिशा में जा चुका है? स्वामी जी, सवाल तो उठते हैं, उस पर विश्लेषण जरूरी है। देखिए राजीव जी, असल में वास्तविकता यह है कि मेरे देश के अंदर जो मुंशी प्रेमचंद की किताब थी पंच परमेश्वर, उसकी परंपरा हमेशा से रही। हमारे गांव के अंदर, हमारे आप अगर इधर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाएं तो जैसी हमारी खाप पंचायत होती हैं, उसके अंदर जो पंच बैठते हैं उनको परमेश्वर का रूप दिया जाता है, और जब वो उस कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो उसके ऊपर उनका पूरा ध्यान होता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। हमारे देश के अंदर हमेशा से ये परंपरा रही कि कानून का ये मूल सिद्धांत था कि एक भी निर्दोष को दंड न मिले, चाहे बहुत सारे दोषी छूट जाएं। आज के तारीख में देखिए, बिल्कुल ये जो घटना हुई इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, लेकिन जो मैंने कोर्ट की कार्यवाही आपके इस कार्यक्रम में देखी, उससे लगता है वकील साहब जो हैं बड़े यंग हैं। देखिए, जो यंग हैं, चाहे वो वकील हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे जिस तरह से आए हुए हैं, उनको ये लगता है कि जिस प्रकार की न्याय व्यवस्था हमारे देश के अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं हो गई है, बहुत ज्यादा कम्प्रोमाइज हो गया है। एक देखिए बहुत बड़ा टेस्ट है, मैं तो राजीव जी ये मानता हूं, जो PIL दाखिल हुई है भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर चोरी की, और जिसके अंदर नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि राम जन्मभूमि के अंदर ये तथ्य नहीं सिद्ध हुआ कि वहां पे जो मस्जिद बनी थी, बाबरी मस्जिद बनी थी, भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ के बनी थी, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश ने स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम न केवल भारतवर्ष के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर सम्मान के भाव से देखे जाते हैं। आज उन भगवान राम के मंदिर के अंदर चोरी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL हो गई है, अब ये कर्तव्य है हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि हमारे देश के जो सबसे बड़े परमेश्वर हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, उनका ये चोरी डकैती हुई है, जो बड़े बड़े नाम। और आज के तारीख में राजीव जी एक सर्वे करा लीजिए, या सी वोटर सर्वे से कह दीजिए एक सर्वे कर ले, आज हिंदुस्तान का 99% जनता ये मानती है इस चोरी में चंपत राय बंसल का भी हाथ है, अनिल मिश्रा का भी हाथ है, और इसके अंदर गोपाल राव का भी हाथ है, इसके अंदर RSS, VHP और बजरंग दल के बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी डायरेक्टली कह रहे हैं, जो सारे लोग कह रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज फिजा ये है, गांव के अंदर के आप सर्वे देख लीजिए, अयोध्या के आसपास के लोग आज के तारीख में खुलेआम कह रहे हैं कि इसमें चोरी डकैती किन लोगों ने की है। और न केवल चोरी डकैती राम जन्मभूमि के अंदर हुई है, बद्रीनाथ के अंदर, केदारनाथ के अंदर लैंड डील 1 करोड़ की चीज 2 करोड़ में खरीदी, उसके बाद उसको 20 करोड़ में जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। देखिए, मैं तो ये मांग करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट की कि हमारे देश की एक प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की वजह से है, उनके मंदिर के अंदर ये चोरी हुई है, इस पे खुद सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो खुद इसके पीछे इंक्वायरी कराएं, और हमारी जो ये सनातनी भावना इसका ध्यान रखें। जो ये वकील साहब ने किया है, देखिए आज के तारीख में जो पूरा युवा है, आज का जो पूरा कृषक समाज है, आज का जो श्रमिक समाज है, समाज का हर वर्ग इतना ज्यादा प्रताड़ित है,
और आपने जैसे दिखाया जो इकरार ने वहां पे कवर भी किया कि नितिन गडकरी की मंत्री हैं, और अभी तक हम लोग ये मानते थे, मैंने भी कई बार पुराने वीडियोस में कहा है कि नितिन गडकरी मोदी जी की तुलना में प्रधानमंत्री के पद के ज्यादा योग्य हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये E2 ये इन्होंने किया है पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाने का, और जिस प्रकार से हमारी देश की जनता को लूटा जा रहा है, अगर इथेनॉल न मिले तो हमारे देश के अंदर, क्योंकि सस्ता इथेनॉल उसमें मिला के, वरना आज देश की जनता को पेट्रोल 150-155 रुपए लीटर मिले, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस कम होने के बावजूद हमारी देश की जनता को लूटा जा रहा है हर तरह देश के। तो ये विस्फोट है, ये जो अपने अंदर दबाई हुई एक परिस्थिति है, क्योंकि मानी बात है वकील जो है यंग थे, तो इनके युवा साथियों ने, इनके जो छोटे भाई बड़े भाई होंगे उनकी पीड़ा, इनके घर में भी हो सकता है कोई नीट का परीक्षा, तो जो उन्होंने किया उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश की न्याय प्रणाली जैसी भी हो, लेकिन हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री की हम, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी वो चुनाव जीते हों, जैसे भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने देखा कि जितने लोग उनका जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उससे ज्यादा लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। हमें जो अपने देश के ऐसे लोग हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी इज्जत रखनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस बैठे हैं उनको ही अपने पद की गरिमा को रखना चाहिए, और जिस पद पर बैठे हैं उसकी पद का मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ये घटनाएं गलत हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में जैसे दावानल सुलग रहा है और मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं और एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं ये निवेदन करता हूं इस PIL पे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के यहाँ जो चोरी डकैती हुई है, इस पे जितने भी दोषी हैं जिनके नाम याद है, न वो केवल वो जो जेल के अंदर है, जो बाहर के अंदर जेल के अंदर भी गेरुआ वस्त्र पहन के घूम रहे, इनको हथकड़ी डाल के इनको थाने के अंदर ले जाएं, 4-4 डंडे लगाएं, और हमारे भगवान श्री राम के मंदिर में जो डकैती हुई है उसका पर्दाफाश करें, और इन लोगों को ऐसा दंड दें जो इतिहास में एक सबक बन जाए कि हमारे सनातन धर्म पे अगर कोई इस प्रकार का प्रहार करेगा तो ऐसा ही दंड पाएगा। जी, लेकिन ऐसे दंड के लिए ज़रा वो गुजारिश भी कर दीजिए, जिन लोगों के पेपर लीक हो रहे हैं स्वामी जी, वहाँ भी चोरी हो रही है, उनके लिए भी गुजारिश कर दीजिए, ये ज़रूरी है। आप करते ही हैं राजीव जी, मेरे बच्चों के, मैं तो एक अध्यापक हूं, मैं तो एक शिक्षक हूं। देखिए ये तो इतना बड़ा इशू है, और अभी जो आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर रहस्योद्घाटन हुआ है, वहां तो मरे हुए लोगों के हाथ के निशान लगा के, उनकी मीटिंग दिखा के उनकी जमीन हड़पी गई है, हर जगह डकैती पड़ रही है। देखिए युवाओं का, क्योंकि जब मैं युवा था हमारा एक ही सपना था, किसी तरह से हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, अपने माँ बाप की हम सेवा कर पाए। मैंने अध्यापन में राजीव जी केवल एक चीज देखी है। देखिए बाद में बच्चों का दिमाग कैसा परिवर्तित होता है वो अलग मुद्दा है। जब कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना बच्चा आता है तो उसका केवल एक लक्ष्य होता है, वो जानता है उसके माँ बाप ने उसके लिए कितनी तपस्या की है, उसके ऋण से उड़न होने का प्रयास करता है। हर बच्चे से आप पूछिए, कहता है मेरी माँ ने बड़ी तपस्या की है, मैं उसको अपना प्रतिफल देना चाहता हूं, और मेरे नौकरी लगने के बाद मैं उसको ये गांव के अंदर उसको परेशान नहीं होने दूंगा, मैं अच्छा लाइफ दूंगा। आज के तारीख में बच्चों का जिस प्रकार से ये कोप है और जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय हो रहा है, और उसके बाद नौकरी भी उनको नहीं मिल रही है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे हैं, कभी भी उनको ईमेल से बता दिया जाता है कल आपकी नौकरी छूट जाएगी। तो श्रमिक वर्ग हो, युवा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो राजीव जी, वास्तविकता में इतना ज्यादा अन्याय, और युवाओं का जो हमारी एक था कि हमारे देश की डाइवर्सिटी, ये जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना बड़ा डिजास्टर बन रहा है कि देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो मुझे लगता है ये वकील साहब जो यंग हैं, इनके मुंह से उसका विस्फोट हुआ, और जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का उपयोग किया, इसका मतलब यह है उनके अंदर इतनी जागे, युवा के अंदर आग है, इसकी तरह निकलेगी तो भगवान न करे ऐसा हमारे देश के अंदर हो जो श्रीलंका और नेपाल वगैरह में हुआ है। लेकिन बहुत ज्यादा दुखदायी है, और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए, और कोर्ट को खुद स्वतः संज्ञान लेके धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री को यह आदेश देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को, नितिन गडकरी को, अमित शाह साहब को, रेलवे मिनिस्टर को, वित्त मंत्री को, इनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट को प्रधानमंत्री को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र, जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट में एक केस के सिलसिले में, अपने ही केस को लेकर लखनऊ से आए एक वकील, और उनकी केस उन्हीं का, और उसके लिए उन्होंने वकालत शुरू की 2 जजों की बेंच के सामने। आज शाम को 4 बजे की बात है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ हुआ क्या, आइए ज़रा देखते हैं।
क्या हुआ? आखिर में बीप लगाया हुआ है, वहां पर आप देखेंगे, इसलिए बीप लगाया है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि वो सीजेआई की मां को लगा के गाली दे रहे थे, इसीलिए बीप लगाया है। आप समझ सकते हैं कौन सी गाली होगी। लेकिन आखिर ये क्यों हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जुडिशरी उस दिशा में जा चुकी है? हमारी न्यायपालिका से भरोसा लोगों का उठ चुका है, इसलिए ऐसा हुआ? इससे पहले जस्टिस BR गवई सीजेआई थे, उनके ऊपर जूते उछाले गए, क्या इसीलिए हो रहा है ये सब कुछ? जरा देखिए। Are you the party in person? Yes. Prabal Pratap. Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, तो देख लिया आपने प्रशांत जी, एक ऐसा चेहरा जुडिशरी का, अंदर जुडिशरी के अंदर कौन क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये मायने यहाँ रख रहा है। और इस पर चर्चा जो कर रहा है, इसका समर्थन कतई हम नहीं करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हिंसा कहीं भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, हिंसा को। लेकिन यहाँ तक नौबत क्यों आई, इस पर चर्चा हमारे आपके जैसे पत्रकारों को करनी चाहिए, विश्लेषकों को करनी चाहिए। इसलिए आज ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये बवाल मचा है, इस बवाल पर हम चर्चा करें। प्रशांत जी। इस वकील का जो आचरण था वो निंदनीय है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये देखिए, जो आप चर्चा कर रहे हैं कि नौबत क्यों आई। अभी जब हम लोग ये बात कर रहे हैं और आपने इस वीडियो को दिखाया, पूरा सोशल मीडिया और पूरा मीडिया इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम मीडिया, सब जगह ये वीडियो चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जुडिशरी की जो स्थिति है उसको सब लोग महसूस कर रहे हैं। एक अलार्म बेल बजने का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तो ये जुडिशरी अपने रास्ते पर आए। हम लोग तो गाली नहीं दे सकते, हम कागज़ नहीं उछाल सकते, हम मर्यादा में रहकर बहुत दिनों से राजीव जी ये बात कर रहे हैं कि जुडिशरी लोगों की आकांक्षाओं पे सही नहीं उतर रही है। जो उनका संवैधानिक दायित्व है नागरिकों के हित की रक्षा करना, उसमें वो खरे नहीं उतर रहे हैं। और लगातार ये हो रहा है। भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रधानमंत्री के साथ आरती करता हुआ देखा जाएगा, कोई जज साहब कहेंगे कि उनको भगवान ने जजमेंट लिखवा दिया, एक चीफ जस्टिस कहेंगे युवाओं को कॉकरोच है, किसी गरीब आदमी को, व्यापारी को आप उसकी पिटीशन को डिसमिस करेंगे और आप कहेंगे कि लुधियाना में जाके 2-4 स्वेटर बेचो। ये जो स्थिति आ रही है, या 27 लाख लोग जब अपील करेंगे और 90 लाख लोगों का नाम कट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से एक आवाज आएगी जज साहब की कि अगली बार वोट दे देंगे जी। ये तो मैरी एंटोनियोट ने कहा था कि ब्रेड नहीं तो केक खा लो। अगर इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएंगी नागरिकों के लिए, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक मैंडेट है उसके पास, उसका पालन नहीं हो रहा है। कोई भी एक मतलब स्थिति राजीव जी ये हो गई है कि किसी भी पिटीशन में आप पहले से घोषणा कर सकते हैं कि इसका जजमेंट क्या आएगा जी। हम लोग कब से नहीं कर पाए, लेकिन हमेशा से, जैसे मीनाक्षी नटराजन का केस आया, बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी नहीं चाहती थी कि मीनाक्षी नटराजन जो है वो कंटेस्ट करें, तो वो हो गया सुप्रीम कोर्ट से काम। ये एक इशारा जनता की तरफ जा रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं है और एक एक करके सारी संस्थाएं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब गिरती गई। और उस गिरावट का नतीजा है कि आज ये स्थिति आ गई कि उनके मुंह पर कागज फेंके, कोई गाली दे। निंदनीय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्थिति आई कैसे, इस पे सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। जज साहब वहाँ पे जो 2 जज बैठे हुए थे, बहुत शालीनता से उन्होंने उसकी बात सुनी, रिएक्ट नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन इस पे आत्ममंथन सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना चाहिए कि ये स्थिति कहाँ से आई, क्योंकि भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों का इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए कि 5 साल से कोई व्यक्ति बगैर ट्रायल के जमानत क्यों नहीं मिल रही है। कैसे होता है कि तुषार मेहता जो आके बोलते हैं वही जजमेंट हो जाता है। ये बड़ी अफसोसनाक स्थिति में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हम लोगों ने जीवन में, राजीव जी, हमने तो 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट कवर किया है और उन दिनों कवर किया जब जुडिशियल एक्टिविज्म होता था। मुझे नहीं याद है कि जिन अल्फाजों में मैं अब आज हम और आप बात कर रहे हैं, मैंने कभी अपने रिपोर्टिंग के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे अल्फाजों में बात की होगी। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसमें आम आदमी की उम्मीद और भरोसा टिका हुआ था। ये भरोसा हिला है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने के हफ्ते भर बाद, 2 हफ्ते बाद राज्यसभा में पाए जाएंगे, कोई गवर्नर बन जाएगा, कोई एक खास उद्योगपति को अडानी के फेवर में जजमेंट करेगा और साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है। मीनाक्षी नटराजन का केस आया, हम लोगों ने पहले कह दिया था कि मीनाक्षी नटराजन को रिलीफ नहीं मिलेगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर का मामला PIL गया है, कई सारी PIL गई हैं, बैच ऑफ PIL, इसकी 13 तारीख को सुनवाई होनी है। अब वहां पे राम मंदिर में क्या हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने SIT कर दी है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड बुक्स में नहीं है। उनके हाथ में एक बड़ा मसला आ गया है राम मंदिर का। उसमें वो जमीनों के घोटाले के कागज भी ले चुके हैं संजय सिंह से SIT के जरिए। तो अब इस मामले में जो PIL गई उनमें डिमांड की गई है कि CBI इंक्वायरी हो, यानी योगी सरकार से इंक्वायरी को खींचकर और केंद्र सरकार की एजेंसी को दे दी जाए, यानी मोदी जी के पास आ जाए वो मामला पूरा। आज मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट यही करेगा। 10 दिन बाद करे, 15 दिन बाद करे, सुप्रीम कोर्ट उसमें सेंट्रल एजेंसी की जांच को बैठा देगा जो मोदी जी चाहते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से चलेगा तो ये सब चीजें होंगी और ये चिंता का विषय है देश के लिए। एक संवैधानिक संस्था जिसको भारत के संविधान ने एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया, वो सेफ्टी वॉल्व काम करना बंद कर चुका है और प्रेशर कुकर जो है वो फटने के कगार पे पहुंच गया है, जो आज का घटना दिखा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यही संवैधानिक संस्थाएं किस दिशा में जा रही हैं, इस पर अभी से थोड़ी देर बाद ये प्रोग्राम जैसे खत्म होगा, न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण कि क्या 9 महीने बाद नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। 3 महीने तो बीत चुके हैं, 9 महीने बाद नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। पॉडकास्ट देखिए इसी चर्चा के बाद, इस न्यूज़ पॉइंट के बाद सीधे पॉडकास्ट आप देखिए और उस पॉडकास्ट में आप देखेंगे ये संवैधानिक संस्थाएं कहाँ जा रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कहाँ उनकी नस दबी हुई है। ये सब कुछ देखिए आप उस पॉडकास्ट में। आना चाहता हूं जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास, उधर जंतर मंतर से हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं, वहां भी चलेंगे। लेकिन सुनील शुक्ला जी, बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की जब हम बात करते हैं, जुडिशरी की बात हो रही है, बात ज्ञानेश कुमार जी की भी बहुत होती है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की बात बहुत होती है। उनकी बात कितनी की जाए, वो अब तो जो है सरकार है देश में, अगर आपको सत्ता पर काबिज होना है तो आपके पास ज्ञानेश कुमार गुप्ता होने चाहिए। जनता हो ना हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके साथ हैं तो इसका मतलब है कि आप सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन क्या यही हालत
उधर जुडिशरी की भी होने जा रही है। और अगर ऐसा है तो यह बहुत चिंतनीय है। जो तस्वीर आपने देखी, जो वीडियो आपने देखी, क्या कहेंगे इसके बाद? प्रबल प्रताप सिंह लखनऊ के हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, आपके ही जहां आप हैं उसी कोर्ट, वहीं कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए, एसीपी लखनऊ के खिलाफ केस लेकर ऑर्डर दीजिए उन्होंने कहा। उसके बाद गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाए, सीजेआई के खिलाफ कितना गुस्सा है उनकी गालियों से समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने बेंच को गाली नहीं दी, बेंच की तरफ अपनी फाइल को फेंकते हुए उन्होंने कहा दे देना ... सीजेआई को। सुन लीजिए। धन्यवाद राजीव जी। वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ का ये प्रकरण है जी, और जो मसला है वो उनका निजी है। स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी अधिवक्ता ने कोई मुकदमा दर्ज कराया तो उसको आईपीसी, सीआरपीसी या भारतीय जो न्याय संहिता बनी हुई है उसके तहत दर्ज करने के बजाय उसको एक निजी शिकायत के रूप में दर्ज करने का अगर निर्णय हुआ तो इस पर एक नाराजगी थी वकील साहब की। वकील साहब ने जो कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय में किया वो बहुत उचित नहीं है, वो निंदनीय है और काफ़ी हद तक दंडनीय भी है। ये किसी को इस तरह की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस घटना की जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया है वह चिंता पैदा करती है। लोगों के बीच में जो प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से यह पूरा का पूरा प्रकरण छाया हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आजकल ऑनलाइन होती है तो लोगों के पास वीडियो क्लिप है, खूब सर्कुलेट हो रहा है। यह आत्ममंथन का समय है सर्वोच्च न्यायालय के लिए कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के लोगों के मन में इस तरह का आक्रोश क्यों? संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षक है, नागरिक आज़ादी का संरक्षक है, जो हमारे मूल अधिकार में हमको मिले हुए हैं संविधान से उसका वो संरक्षक है। वह उन संस्थाओं पर चेक एंड बैलेंस के काम करेगा जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही। उनको बैलेंस करने के लिए, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई। आज क्या हो रहा? लोगों के मन में सवाल इस बात का है कि अगर 90 लाख लोगों के नाम किसी राज्य में मतदाता सूची से कट जाएंगे, 30 लाख लोग अपना आवेदन दे करके भी मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अगर ये टिप्पणी आएगी कि इस बार अगर आप मतदान नहीं कर पा रहे हैं तो अगली बार मतदान कर दीजिए, तो लोगों के मन में आक्रोश पैदा होगा। और सही कहा प्रशांत जी ने कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से जेल में बंद है और उसका आप ट्रायल भी नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ आरोप पत्र भी आप दाखिल नहीं कर रहे हैं और उसको जमानत भी नहीं उसकी हो पा रही है, तो फिर तो सर्वोच्च न्यायालय ही कहता है कि बेल प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और वह उस अधिकार से वंचित है, और यह अधिकार देने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है। और उससे अगर आप किसी को वंचित करते हैं, और 1-2 लोग नहीं है, कई समूह में लोग हैं, बड़े पैमाने पर लोग हैं, पुलिस का अत्याचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब एक प्रक्रिया रही है, लोग यही सर्वोच्च न्यायालय, यही उच्च न्यायालय मामलों का संज्ञान लेते रहे हैं बिना किसी पिटीशन के। राह चलते उन्होंने देख लिया, उसका संज्ञान लिया, तुरंत नोटिस जारी कर दी। अखबार में छपी हुई रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने उसका संज्ञान लिया और एक मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस को कौन सा अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किए और करे और सड़क पर सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित करे, उसके साथ गाली गलौज करे, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे जो किसी व्यक्ति के खिलाफ अंडे फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, भद्दी गालियां दे रहे हैं, ईंटें फेंक रहे हैं। ये कौन इसको रोकेगा? अगर किसी जिले का पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस वैन में बैठे हुए व्यक्ति को जाकर के उसकी पिटाई करना शुरू करेगा, उसको गालियां देगा, इसको कौन और सर्वोच्च न्यायालय से मौन होगा या न्यायिक जो संस्थान है मौन रहेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि उन लोगों के मन में आक्रोश होगा। तो ये जो एक बड़ी भूमिका, और लोग कहते थे कि अगर उसको कहीं से राहत नहीं मिलेगी, कम से कम न्यायपालिका से राहत मिलेगी। आज वो स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, आज लोग निराश हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है उसमें सर्वोच्च न्यायालय में कुछ नहीं कर रहा है। तो यह घटना महत्वपूर्ण नहीं है, इस घटना के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण सामने आया है, लोग जिस तरीके से इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वह चिंता का विषय है कि आखिर ये हालात क्यों पैदा हो गए। लोगों के मन में आक्रोश होना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय में अगर इस तरह की घटना हो तो लोगों के मन में आक्रोश होना चाहिए कि जो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है उसके भीतर इस तरह की गतिविधियां कैसे हो सकती है, कोई कैसे कर सकता है। लेकिन प्रबल प्रताप की आलोचना करने का कोई सोशल मीडिया पर मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा, एक भी स्टेटमेंट में नहीं देखा जिसमें प्रबल प्रताप की आलोचना की गई, इस घटना को लेकर के उनको जिम्मेदार ठहराया गया। ये बड़ा सवाल हो गया। ये घटनाएं इस देश में आम नहीं रही। ये और ऐसा भी नहीं है कि लोगों के मन में जो आक्रोश है वो दिख नहीं रहा है। जंतर मंतर पर बाकायदे कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। एक देश के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका अनशन चल रहा है। क्या इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए किसी को? अगर सरकार चेत नहीं रही है तो माननीय न्यायालय को नहीं संज्ञान लेना चाहिए। बिहार में जो शिक्षक भर्ती का मसला हो, नर्स भर्ती का मसला हो, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का सवाल हो, तमाम मुद्दों को लेकर विद्यार्थी सड़कों पर हैं। ये जो जिसका भी आपने एक क्लिप दिखा रहे हैं आप, जो ये एथेनॉल के मिक्सिंग का प्रश्न है, मतलब आप स्थिति ये हो गई है कि जो लोग कह रहे हैं आप उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया होगी। नितिन गडकरी को मैं सुन रहा था, एक कोई यूट्यूबर है बिहार के जिन्होंने ये एथेनॉल को लेकर के अपनी गाड़ी खराब होने का एक कोई उन्होंने वीडियो डाला था। नितिन गडकरी साहब बड़े एक धौंस के साथ कह रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अरे आप मुकदमा दर्ज कराना अपनी उपलब्धि मानते हैं? वह व्यक्ति यह इस तरह की टिप्पणी करने के लिए क्यों मजबूर हुआ? आप यह उसका संज्ञान नहीं लेंगे, आप ये कह देंगे और लोगों के मन में डर पैदा करेंगे। आप तो एथेनॉल को लेकर के पूरे देश में प्रतिक्रिया है। कांग्रेस के लोगों ने आज जगह जगह इसका प्रदर्शन किया, जगह जगह लोग इसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आज एक बड़े जिम्मेदार पत्रकार का मैं स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा गाड़ी चलाने लगा हूँ। तो पिछले 15 दिनों तक उन्होंने मेंटेन किया, कागज पे लिखा कि मैं आज कितनी गाड़ी चलाई। 15 दिन तक उन्होंने रिकॉर्ड रखा, तो कहे कि ऑन एन एवरेज जो पिछले दिनों चलाता था वही गाड़ी चला रहा हूँ। पता चला उन्होंने जो अपनी बात की किसी अपने ऑटोमोबाइल परिचित इंजीनियर से, उसने कहा कि आपकी गाड़ी का एवरेज कम हो गया और इसका कारण फ्यूल है। यह एक जिम्मेदार पत्रकार का स्टेटमेंट है। आप क्यों नहीं इन बातों को लोगों के सामने स्पष्ट करते कि अगर लोगों के मन में एक तरह का भ्रम है वो दूर होना चाहिए, अगर लोगों के मन में जो लोग बात कर रहे हैं उसमें तथ्य है वो दूर होना चाहिए, और अगर इथेनॉल के मिलाने को लेकर के लोगों के द्वारा कही गई बातें गलत नहीं होती तो आपने 25% मिक्सिंग के अपनी योजना को क्यों रोक दिया? 20% और 25% में कितना अंतर आ जाता है? आखिर आप तो सरकार कर रही है कि 25% मिक्सिंग को लेकर के जो हमारे आगे इसको मिक्सिंग का प्लान था उसको आप अभी स्थगित रखेंगे। आप सर्वोच्च न्यायालय में कह रहे हैं कि ये तो योजना का पूरी की पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट लेवल पर है, पूरा देश आपके लिए प्रयोगशाला बना देंगे। आप चूहा समझ रखा है आम नागरिकों को आपने? ये क्या तरीका है, कौन सा गवर्नेंस है? और सर्वोच्च न्यायालय इस बात को स्वीकार कर लेता है। अगर ये सरकार कहती है कि यह पूरी की पूरी परियोजना, पूरी का पूरी मिक्सिंग का प्लान एक्सपेरिमेंट लेवल पर, एक्सपेरिमेंट लेवल पर तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिए आप ना, कि पूरे देश में एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, लाखों करोड़ों गाड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और तब निर्णय करेंगे। तो जो स्थितियां बनी है उन स्थितियों को लेकर के लोगों में आक्रोश है, और ये आक्रोश अब दिखने लगा है। अभी तक नहीं दिख रहा था, लेकिन लोग सड़कों पे हैं और बाकायदे इन चीज़ों को लेकर के अपने जो उनके मन में आक्रोश है उसको व्यक्त कर रहे हैं। जो मेरठ घटना में अगर कोई हत्या हुई है किसी की और उस पर लोग निकल करके अगर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं तो उसका संज्ञान नहीं लेंगे आप ये कहेंगे कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक मुकदमे किस तरह के दर्ज हैं? कितने गंभीर मामले हैं? अगर वो गंभीर मामले हैं तो उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? उन मामलों पर आपने न्यायालय में उनके खिलाफ आरोप पत्र क्यों दाखिल किया? उस वक्त पर कैसे घूम रहे हैं वो? अब तक अगर पुराने मामले तो वो फैसला क्यों नहीं हो गया? ये जिम्मेदारी नहीं बनती, आप किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा देंगे। तो ये स्थिति यह बन गई है कि लोगों के मन में ये सवाल है और सरकार के खिलाफ विभिन्न मसलों पर लोग सड़कों पे आ रहे हैं। अगर सरकार के इस रवैये को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्थाएं भी, अगर लोग मताधिकार से वंचित होते रहेंगे और सरकार और सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं बोलेगा,
लोगों के नागरिक अधिकारों के को इसी तरह से कुचला जाएगा और सरकार कुछ नहीं बोलेगी। नौकरी के सवाल पे छात्र आंदोलित होते रहेंगे, जो ही मनमाने तरीके से भर्तियां होंगी, जो उन भर्तियों को लेकर के जो लोगों के युवाओं में आक्रोश है उसमें भी आप नहीं बोलेंगे, तो निश्चित है कि लोगों के मन में एक तरह का असंतोष पनपेगा। और यह बड़ी संस्थाओं के प्रति पनपता हुआ असंतोष निश्चित रूप से चिंता का विषय होना चाहिए सबके लिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चिंता का विषय है, सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि असंतोष पनप रहा है। असंतोष क्या, उधर जंतर मंतर पर भी पनप रहा है, उधर चलेंगे, लेकिन पहले अमलेंदु जी ये असंतोष, इसका कारण क्या है? और नरेंद्र मोदी आराम से अभी आज पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड में पत्रकारों ने जो कहा है, एक पत्रकार ने तो वीडियो जारी कर दिया, नॉर्वे में जैसे किया, नॉर्वे में जो बदनामी हुई, एक नॉर्वे की पत्रकार ने पूछा और कहा कि आप सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं। यहाँ तो न्यूजीलैंड के पत्रकार ने कहा कि ये स्क्रिप्टेड सवाल ही लेते हैं नरेंद्र मोदी। बेइज्जती हो रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। और यहाँ देश में देख लीजिए, जुडिशरी की बेइज्जती नहीं हो रही है क्या? अमलेंदु जी अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी। माइक नहीं है। जरा इस सवाल के साथ जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं, फिर तब तक अमलेंदु जी माइक कनेक्ट कीजिए। स्वामी जी जरा प्रश्न दोहरा देंगे राजीव जी? जी, मैं ये कह रहा था स्वामी जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए न्यूजीलैंड के एक पत्रकार ने वीडियो जारी कर दिया। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? प्रशांत जी ऑस्ट्रेलिया आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के, जी माफी चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया पत्रकार का वीडियो, हाँ उसने जारी कर दिया। और उस वीडियो में आपने देखा होगा स्वामी जी कह रहा है पत्रकार कि स्क्रिप्टेड सवाल ही लेते हैं, हालांकि सवाल भी नहीं लेते हैं मोदी जी। और आप देख लीजिए कि मोदी जी की तस्वीर विदेश की क्या आती है। मोदी जी का चेहरा टेलीप्रॉम्प्टर से ढका हुआ आता है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में भी चला, अल्बनीज जो हैं वहां के पीएम, उनका चेहरा क्लियर और इनके सामने प्रिंटर। तो एक ये कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की छवि, हमारे देश की छवि क्या हो रही है, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग कहाँ जा रही है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस ढंग से यहाँ हिंदुस्तान में जुडिशरी की छवि बन रही है। ये जुडिशरी की छवि की बात है स्वामी जी। और ये बात यहां पर सुनील शुक्ला जी सही कह रहे थे कि क्या जो कुछ हमारे साथी जो वहां जुड़े हुए हैं, इकरार जंतर मंतर पे जो कुछ चल रहा है, आज कल 21 दिन पूरे हो जाएंगे, 3 सप्ताह पूरा हो जाएगा, कल सैटरडे 3 सप्ताह पूरा हो जाएगा। और इस 3 सप्ताह में वहां से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिखाई देता कि कम से कम स्वतः संज्ञान लें? 2-4 वहां छात्र मर जाएंगे तब यह दिखाई देगा। उनको मरने से रोका नहीं जा सकता क्या? इसलिए यह सवाल उठता है। आपका जवाब? देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है, देखिए देश के हम जैसे लोग तो ये समझ गए हैं और ये हम लोग बहुत दिन से जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम तार्किक रूप में चीजों को, तथ्यों को समझने का प्रयास करें। हम लोग कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि मोदी जी बहुत सर्वज्ञानी हैं, उन्हें हर सब्जेक्ट की नॉलेज है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस उन्होंने पढ़ा है। भाई ठीक है ना, एक बार पब्लिक डिबेट करा दीजिए राहुल गांधी की और मोदी जी की, सारे इंटरनेशनल इश्यूज पे बात कर लें, इकोनॉमिक इश्यूज पे बात कर लें, टेलीप्रॉम्प्टर किसी के पास ना हो, सारे पत्रकार उनका इंटरव्यू ले लें। देखिए अब जो स्थिति है देश के अंदर, जो चीज गोदी मीडिया फैलाने का प्रयास कर रहा था, उनके सारे प्रतिरोधों के बावजूद आज जो छवि है वो भारतवर्ष की किस प्रकार से विश्व के अंदर खराब हो रही है। विश्व के, अच्छा ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था राजीव जी, भाई अगर एक जगह ये घटना घट जाएगी कि कोई पत्रकार जोर से आवाज देके कहेगा कि मोदी जी मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, और उसके बाद ये चीज फैलती चली जाएगी और मोदी जी के साथ ये समस्या पैदा होगी, इसका पूर्वानुमान हम लोगों ने लगा लिया था। विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे पत्रकार अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए और वहां पे अपने को पॉपुलर बनाने के लिए वो इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। और ये तो देखिए हमारी बात है कि भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री, 142 करोड़ के प्रधानमंत्री, जिनके लिए इजराइल के नेतन्याहू कहते हैं मेरे साथ कोई हो ना हो, 142 करोड़ भारतीय मेरे साथ हैं, इसका माने मैं बड़े ताकतवर हूं। उस देश के प्रधानमंत्री का अगर इस प्रकार से लोग टिप्पणी करेंगे
और उस टिप्पणी का जवाब, बल्कि होता ये पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइप होते या राजीव गांधी होते या मनमोहन सिंह होते, अगर उनके खिलाफ इस तरह की कोई बात होती, माइक पे तुरंत वापस जाते और कहते आओ चलो बैठते हैं, 2 घंटे प्रश्न पूछो और मैं जवाब दूंगा, मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा तुम जवाब दो, आओ शास्त्रार्थ कर लो, तुम मेरे ज्ञान का भंडार देख लो, मेरी गहराई देख लो, मैं तुम्हारी गहराई देखता हूं। लेकिन यहां तो इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, वन साइडेड आप एक संवाद करते हैं, लोगों से लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं। और देखिए ये बिल्कुल सही बात है, मेरे भारत जैसे महान देश जहां पे ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी पैदा हुए पूरे विश्व के अंदर, आज जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट इंजीनियर्स हैं, बेस्ट एरोनॉटिक्स के किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, भारतीय अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उस देश के महान देश के प्रधानमंत्री अगर लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, तो मैं अंधभक्तों से और भक्तों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं, कृपा करके अपने चक्षुओं को खोलो। इस प्रकार की अंधभक्ति देश का नुकसान कर रही है। हमें इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है कि कोई हो, लेकिन वहां जाके विदेश के अंदर जैसे हंसी का पात्र बन रहे हैं, हर जगह स्टैंडर्ड पे हम गिरते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद ये जो गोदी मीडिया है देश को बर्बाद कर रहा है। तो वास्तविकता में ये जो गोदी मीडिया है सबसे ज्यादा राजीव जी रिस्पॉन्सिबल है, मेरे युवाओं के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे धर्म के साथ, मेरी आस्थाओं के साथ, मेरे श्रमिकों के साथ, मेरे देश के गरीब लोगों के साथ, मेरे देश के मेहनतकश लोगों के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है राजीव जी, अब ये अंधभक्तों को सोचना चाहिए, गोदी मीडिया को सोचना चाहिए, हमारे देश के साथ कितना बड़ा अन्याय ये लोग कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और कृपा करके अपने ये दिशा को बदल लें। वरना जो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, ये दिशा दिखा रहा है कि ये दिशा किस दिशा में चीजें जा रही हैं जिसको हम नहीं चाहते जाएं। और अगर क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि क्वालिफाइड एडवोकेट अगर कोर्ट के अंदर ये कर रहा है, उसको रिपरकशंस का पता है, जो भर्सनी है, जो उसकी भर्सना होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब अब लोगों का गुबार उनके दिलों के अंदर नहीं ठहर रहा है और बाहर निकल के आ रहा है। चाहे वो जंतर मंतर पे मौत का सामना कर रहे हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग जनपद जनपद जाके मीटिंग कर रहे हैं, ग्रास रूट पे मीटिंग कर रहे हैं, गांव गांव जाके मीटिंग कर रहे हैं और जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत माता को बचाने के लिए अंधभक्तों को अपनी आंख खोलनी चाहिए और गोदी मीडिया को अपना रवैया बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गोदी मीडिया को अपना रवैया तो बदलना ही चाहिए, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं, क्या उनकी आत्मा मर चुकी है, ये भी सोचना होगा इन संवैधानिक संस्थाओं को भी। अमलेंदु जी आवाज़ आ रही है? हमारे पास नहीं आ रही आपकी आवाज़, पहले तो आ रही थी शुरुआत में। दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिए। उधर चलते हैं जल्दी से। इकरार, वहाँ से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट के बारे में कोई बातचीत आज हुई क्या यहाँ पे? कोर्ट के बारे में जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसकी चर्चा यहाँ जंतर मंतर पे हो रही है क्या? तो वकील जो है आज दिखे, मुझे बड़ी तादाद में दिखे, तो अभी मैंने कोशिश की जब मैं लाइव डिबेट में था उनसे बात करने की, लेकिन वो मंच पर ठहरे रहे हैं। काफी बड़ी तादाद में जो है शायद सुप्रीम कोर्ट की या जो अन्य कोर्ट है दिल्ली में, उनके शायद वो वकील थे, तो लगता है मंच से वो भी संबोधित करेंगे। और वहीं राजीव जी अगर मैं बात करूँ कि अभी कुछ देर पहले जब आप चर्चा चल रही थी, उसी टाइम डीके ने एक बार फिर मंच से लोगों को संबोधित किया और संबोधित करने के बाद में एक बार फिर उन्होंने आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इकरार जरा हाँ थोड़ा और पास देखें जी। हाँ जी राजीव जी, तो अभी कुछ देर पहले जो दीपिका ने एक बार फिर मंच से लोगों को का हौसला अफजाई की और उन लोगों को कहा कि आज 21 दिन हो गए हैं आप लगातार धरने पर बैठे हैं और ऐसे में आप लोगों की तारीफ जो है वो बनती है, लेकिन वहीं अब जो हमारी अगली जो प्लानिंग है वो है 20 जुलाई को। उन्होंने कहा कि मीडिया हमें नहीं दिखा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया हमें नहीं दिखा रही है, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल है वो हमें लगातार दिखा रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक से तमाम जो आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनसे आप 20 जुलाई को यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के आने की आप लोग आग्रह कीजिए, उन लोगों को यहाँ बुलाइए, क्योंकि जो अब जो प्रोटेस्ट है राजीव जी वो एक तरीके से चौथे चरण में लगभग जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ जो है वो 20 जुलाई को आकर टिक गया है। आपको पता होगा पहले जब इस प्रोटेस्ट की स्टार्ट हुई तब लोग यहाँ जो है धरने पर बैठे, उसके बाद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, उनके बाद फिर क्रमिक करके एक दो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन अब जो है इसका फोर्थ फेज हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार हम
इसे कवर कर रहे हैं, तो इसको फोर्थ फेज के हिसाब से हम देखें कि अब जो तैयारी है इस आंदोलन की, वो फोर्थ फेज की लगातार तैयारी है। जिस तरह के से पुलिस बार बार जो है दीप के लगातार उनके पैर में गिरने का जो वीडियो वायरल हो रहा था, जो ब्लॉक कर दिया गया, उसी तरीके से जिस तरह से मेरठ की जो घटना, एसएसपी की जो घटना, जो एसएसपी ने जिस तरह से छात्रों को थप्पड़ जो लगाए, उसकी लगातार यह चर्चा है। और लगातार जो छात्र है वो उस बात से लेकर गुस्से में है कि सरकार यहाँ जंतर मंतर पर 21 दिनों से बैठे हैं, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। 13 दिन हमें भूख हड़ताल को हो गए, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। और दूसरी ओर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ, उनके साथ इस तरीके की जो है कार्रवाई की जाती है। लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो यहाँ छात्र लगातार उठा रहे हैं, लगातार जो छात्रों में गुस्सा है। वहीं जब मैं अभी आपसे बात करूं तो 6:30 बजे जो एनएसयूआई का भी एक बड़ा कार्यक्रम है मुखर्जी नगर में यूपीएससी के जो छात्र हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके बीच में एक मशाल जुलूस एनएसयूआई वो निकालने जा रही है छात्रों की गूंज को लेकर। तो लगातार जिस तरह से जो कांग्रेस की जो एनएसयूआई की बात कर लिए, या मेरे से चंद कदमों या मीटर की दूरी पर जो यूथ कांग्रेस ने दोपहर में जो प्रोटेस्ट किया, एथनॉल को लेकर जो प्रोटेस्ट किया, किस तरह से उनका एक अलग तरीके का प्रोटेस्ट था कि खुद गन्ने की मशीन लेकर आए और गन्ने की मशीन से गन्ना निकाल के कह रहे हैं कि आपको अगर पैसा चाहिए गडकरी जी तो आप हमसे ले लीजिए, लेकिन कम से कम जो है हम हमारी जो है गाड़ियों को तो मत खराब करिए। लाखों की गाड़ियां हैं, एक गाड़ी को राजीव जी पेड़ पर भी टांगा हुआ था उन्होंने। उनका दावा था कि ये मोटरसाइकिल एथनॉल 820 पेट्रोल के डालने से खराब हुई थी। तो इस तरीके से लगातार जो सरकार को घेरने की जो है वो कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कान पे जू नहीं रेंग रही है। लगातार जो जंतर मंतर पर 21 दिन से छात्र यहाँ बैठे हैं। वहीं भी हम जो जिक्र कर रहे हैं, आज 52 जो पार्टियों को जो और राजनेताओं को जो उमर अब्दुल्ला ने जो चिट्ठी लिखी है, वो भी एक बड़ी तरीके से राजीव जी एक बड़ी प्लानिंग हो रही है। यानी एपिक सेंटर हम कह सकते हैं कि जो 20 जुलाई है वो जंतर मंतर एपिक सेंटर यहाँ बनने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरह से छात्रों की सुनी नहीं जा रही है। छात्र कूच निकालेंगे यहाँ से, लेकिन दीप ने अपील किया कि हाथों में गुलाब होना चाहिए और संविधान की कॉपी होनी चाहिए, चाहे कितना भी एग्रेसिव संविधान भी है, गुलाब भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जल्दी से इधर आते हैं, अमलेंदु जी जुड़ गए। अमलेंदु जी, आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज आपकी। बहुत देर से आपकी मीठी आवाज सुनने को तरस गए थे हम लोग। अमलेंदु जी, जरा ये बताइए कि ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे कह रहे थे इकरार। पहली बात, यहाँ इकरार कह रहे हैं कि 20 तारीख को 52 दलों को चिट्ठी लिखी है, फारूक अब्दुल्ला ने जंतर मंतर पे बुलाया है। 52, 25 नहीं, 50 से भी ज़्यादा, 25 के लगभग हैं इंडिया गठबंधन में। तो इसका मतलब है कि एनडीए के भी दलों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। एक तो ये साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि जो कुछ उधर सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो इधर जंतर मंतर पे हो रहा है, अभी इकरार बता रहे हैं कि जंतर मंतर पे वकीलों की टोली आई है, वकीलों की टोली, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टोली आई है। और इधर बाकी हम लोग देख ही रहे हैं, यानी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका हाल हम देख रहे हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी बीच बीच में उतना ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं जितना ज़्यादा पॉपुलर हमारा सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। पॉपुलैरिटी में दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कंपटीशन चल रहा हो। और अगर ये कंपटीशन इस ढंग से चलता रहा तो फिर देश किस दिशा में जाएगा? कंपटीशन तो पूरा का पूरा दो ही तरफ रहेगा। कंपटीशन के एग्जाम तो बच्चों को देने हैं, जहां पर खड़े हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे जंतर मंतर पे। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, असल में समस्या यही पैदा हो रही है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो इतना ज़्यादा कंपटीशन कर रही हैं, और कंपटीशन गलत दिशा में हो रहा है राजीव जी। एक तो कंपटीशन ये होता है कि कौन संवैधानिक संस्था जो है वो कितना ज़्यादा संविधान की रक्षा करेगी और कितना ज़्यादा संवैधानिक तरीकों से चलेगी। अब तो कंपटीशन ये हो रहा है कि कौन कितना ज़्यादा संविधान को जमींदोज कर सकता है और सरकार का पिछलग्गू बन सकता है। ये राजीव जी देखने में आ रहा है। जो जस्टिस गवाई थे उनके ऊपर भी जूता फेंकने का जो प्रकरण हुआ था, वो भी एक अनुचित टिप्पणी जो थी सीबीआई साहब की, उसके जवाब में आया था। वो जूता फेंकना गलत है तो सीबीआई साहब की वो टिप्पणी भी गलत थी। अभी भी जो राजीव जी प्रकरण सामने आ रहे हैं, अब जो जिस तरीके से कुछ जनता पार्टी बनी, तो ये भी सीबीआई साहब की एक अनुचित टिप्पणी जो थी उस पर आया। भाई, आप लोग इतनी मौखिक टिप्पणियां क्यों करते हैं? सवाल तो ये है। आपको जो आदेश देना है आप आदेश दीजिए, अपने आदेश में लिखिए आपको जो भी लिखना है। लेकिन आपको आदेश देने से ज्यादा आपको भी छपास का रोग हो गया है राजीव जी।
मैं तो आप जानते होंगे कि एक्स जज साहब हैं, उनको कैसे रोज मतलब छपास के उनके रोग को झेलता हूँ। तो ये जिस तरीके से राजीव जी ये छपास का रोग इन जज साहिबान को हो रहा है, ये बड़ा राजीव जी एक संकट हो गया। एक तरफ तो आप कहेंगे कि हम राहुल गांधी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं देखी, उन्होंने वोट चोरी पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी तरफ आप जो है वो कॉकरोच है कोई क्या कुछ है, इस तरह की आप टिप्पणियां भी कर देंगे। अब राजीव जी अगर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एक वकील और उसके साथ ही साइबर फ्रॉड हो जाए, पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिखे, वो सुप्रीम कोर्ट तक आ जाए और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर इसकी सुनवाई नहीं हो तो न्याय किसके लिए फिर? तो ये राजीव जो फ्रस्ट्रेशन लोगों का निकल कर आ रहा है, इसको देखने की बड़ी आवश्यकता है। आखिर सीजीआई साहब को कॉकरोच कहने की आवश्यकता क्या थी? जिस तरीके से कॉकरोच साहब ने सीजीआई साहब ने कॉकरोच कहा, उसी तरीके से राजीव जी अब इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। वो जो जज साहब राजीव जी सीजीआई साहब जो कह रहे थे जाओ विष्णु जी से ही कह दो कि वो पुनर्निर्माण करा लें, आपने देखा वो किस तरीके से जाकर धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो पर्ची वाले बाबा उनकी अपनी पर्ची निकलवा रहे थे बाद में। वही साहब जो कह रहे थे जाओ विष्णु जी से कहो, वही जो है मंदिर का पुनर्निर्माण करवा लें, वो धीरेन्द्र शास्त्री के जाके अपनी पर्ची निकलवाने के लिए पहुंचे सीजीआई साहब। तो आपको जब जाना ही था वहां पर्ची निकलवाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ, तो भाई सीजीआई की कुर्सी पर बैठकर इतनी टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता थी? यही समस्या राजीव जी यहाँ सारी आ रही है, क्योंकि जज साहिबान जो हैं अब वो रिटायरमेंट के बाद अपनी कुर्सियां जब वो देखना चाहते हैं, किसी को राज्यसभा मिल जाए, किसी को कोई आयोग मिल जाए, किसी को गवर्नरशिप मिल जाए, ये सब राजीव जी सब चीजें चल रही हैं। तो ये राजीव जी बड़ा संकट जो है संवैधानिक संस्थाओं के सामने आ गया। ज्ञानेश कुमार राजीव जी अकेले जो है वो मतलब बीमारी नहीं है। ज्ञानेश कुमार जैसी बीमारी जो है तमाम संवैधानिक संस्थाओं में लग चुकी है और इस न्यायपालिका में भी लग चुकी है। और इसलिए राजीव जी इनको प्रश्नाहत करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आप लोग जिस संविधान की शपथ लेकर आए हैं, उस संविधान पर की रक्षा करने के लिए और उस संवैधानिक तरीके से काम करने के लिए आप प्रतिबद्ध क्यों नहीं रहते हैं? और इसीलिए राजीव जी जब अभिजीत दीपके जब आप आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं तो साथ में कह रहे हैं कि फूल भी लेकर आइए, संविधान भी लेकर आइए। जाहिर सी बात है राजीव जी कि संविधान के ऊपर भी खतरे बहुत ज्यादा हैं और राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं कि संविधान के ऊपर खतरे बहुत ज्यादा है और संविधान राजीव जी अभी भी एक मुद्दा निश्चित तौर पर बना हुआ है। और मुझे लगता है आने वाले समय में संविधान एक बड़ा मुद्दा और होगा, जितना बड़ा मुद्दा अभी राजीव जी दिखाई पड़ता है। तो ये राजीव जी एक तरीके से अब जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब ने 52 दलों को न्योता दिया है राजीव जी, उसमें पीएसपी को भी न्योता दिया है, तमाम दलों को न्योता दिया है, इंडिया गठबंधन से बाहर के दलों को भी न्योता दिया है। और जाहिर सी बात है कि राजीव जी इस सरकार ने जब 370 हटाने की घोषणा की थी, हालांकि 370 पूरी नहीं हटी है, 370 अभी भी संविधान में है, उसके कुछ अंश हटाए गए हैं, वो पहले भी हटते रहे। लेकिन आप कहते हैं कि आपने 370 हटाया, हम मान लेते हैं आपने 370 हटाया, लेकिन आपने जब जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीना था तब आपने कहा था कि आप इस स्टेटहुड वापस करेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि आप स्टेटहुड वापस करेंगे। तो भाई जब आपको स्टेटहुड वापस करना ही है तो आपने अभी तक स्टेटहुड वापस क्यों नहीं किया? आखिर वो कब आप वापस करेंगे? तो ये राजीव जी एक मसला जो है, ये स्टेटहुड का, ये जम्मू कश्मीर का मसला जो है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही मसला नहीं है राजीव जी, ये देश के संघीय ढांचे पर किस तरीके से प्रहार हो रहे हैं। 70 सालों में राजीव जी पहली बार हुआ कि एक पूर्ण राज्य जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। ये 70 सालों में पहली बार हुआ, वरना केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो पूर्ण राज्य बनते हुए हमने देखे, लेकिन ये 70 सालों में पहली बार 70 सालों में सब जो पहली बार किया जाता है, तो ये 70 सालों में पहली बार किया गया। तो राजीव जी देश के सामने संकट बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, अब उनके लिए कोई भी ऑस्ट्रेलिया का पत्रकार कुछ कहता रहे और नॉर्वे की पत्रकार कुछ कहती रहे, बेइज्जती तो प्रधानमंत्री को इज्जत की राजीव जी बात ही नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री है, इसलिए इज्जत है जो भी है। अकेले नरेंद्र मोदी के नाम की कोई इज्जत कुछ है, हमें नहीं मालूम क्या इज्जत क्या नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम की वही इज्जत है कि अमेरिका ने पासपोर्ट देने, वो वीजा देने से मना कर दिया था, ये इज्जत है। लेकिन राजीव जी भारत की बेइज्जती कितनी हो जाए, प्रधानमंत्री तो गले में 2.5 किलो जो है मेडल लाद के आ ही जाएंगे ना, वो इंतजाम कर चुके हैं वो। तो 2.5 किलो मेडल जो है गले में लाद के प्रधानमंत्री को आना जरूरी है, भारत की चाहे कितनी भी बदनामी कितनी भी बेइज्जती होती रहे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर आखिर ये सोचने वाली बात है कि आखिर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द सियासत चलेगी, चलती है, चलेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आखिर वो कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? क्या 9 महीने में प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे?
देखिए इस चर्चा के बाद, तुरंत बाद पॉडकास्ट देखिए, एक शानदार पॉडकास्ट जिसमें आप उन तमाम सवालों का जवाब ढूंढ पाएंगे कि आखिर आने वाले समय में होने क्या जा रहा है, इतने सारे मुद्दे कैसे यहाँ खड़े हो चुके हैं। प्रशांत जी, जल्दी से आना चाहता हूँ आपके पास, और उधर देख रहा हूँ इकरार कुछ कह रहे हैं, इकरार के साथ कोई और जुड़ा हुआ एक, जी हाँ इकरार। चलो मैं एक मिनट का सिर्फ आपका समय लूंगा। ये महाराज है जो कि अयोध्या से आए हैं यहाँ, और अयोध्या से जो जिस तरह से मंदिर में जो है राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, उसको लेकर लगातार जो है वहाँ संत समाज में गुस्सा है। तो इनसे एक बार मैं बात कराएं जी, क्या जो जिस तरह से चंदा चोरी हो रही, हनुमान जी छड़े हैं ना इनका, पहले जो है बालू भांडर किन है राम जी, और अब कोकरोच पैदा किन है इनका, एक एक छल्ला एक पर जाए, एक एक छल्ला। तो जो लोग चोरी कर रहे हैं वो कौन लोग हैं जो चंदा चोरी हो रहा है? वो अमित शाह हैं, मेन मोदी हैं, और मोहन भागवत हैं, तीन हैं मेन। तो इनको लेकर संत समाज में रोष है, गुस्सा है आप लोगों में चंदा चोरी पर? इनका लाल किले पर गाड़े बजे आयल है। क्या करेंगे लाल किले पे? गाड़ब। अच्छा, हाँ, इतना आप लोगों में गुस्सा है? आधा कुत्तन से नचवाई, तभी तो भारत विश्व गुरु बने। मक्कार नहीं, महामक्कार। 200 सिपाही की हत्या कराए पड़े हैं दरोगन के। अमित शाह कत्ते नातेदार सिपाही हैं, कत्ते दरोगा। तो राजीव जी, देखा आपने, दरअसल ये अयोध्या से सिर्फ इसलिए आए हैं कि किस तरह से मंदिरों में चोरी हो रही है, साधुओं को बदनाम किया जा रहा है। इनका कहना है कि अब वो आप कह रहे थे कि जो साधु संतों को जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? साधु संत जो पैसा मिलते भंडारा कह दे, गैया ने खवा दे, और जो लूट भई है सदवन बाहर कह दी नहीं, सब लोग बाहर के जो लूट कर रहे हैं वो गुजराती डाकू हैं। गुजराती डाकू हैं? हाँ, गुजराती डाकू। तो सुना आपने राजीव जी, जो ये दोष, अब मैं दरअसल मकसद मेरा ये था, सिर्फ एक सेकंड आपकी लूंगा, कि यहाँ अलग अलग तरह के लोग जो है वो जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी समस्या रख रहे हैं। ये खाली एक सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं रहा जो हम बार बार कहते हैं। तो अभी अयोध्या से आए हैं, ये सिर्फ इसलिए आए कि किस तरह से साधु बदनाम हो रहे हैं चंदा चोरी के नाम पर, लेकिन जो साधु के पास अगर कोई पैसा आता है तो उसका भंडारा कर देते हैं, वो अपना घर नहीं भरते। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। और इधर जल्दी से देखिए प्रशांत जी, अयोध्या, और अयोध्या में ये साफ साफ मैसेज जा रहा है, ये साफ मैसेज जा रहा है, और वहाँ के साधु अगर कह रहे हैं कि तीन लोगों का नाम ले रहे हैं, मोदी, अमित शाह और आरएसएस मोहन भागवत, तीनों का नाम लेते हुए ये एक साधु का कहना है। और अगर अयोध्या से निकले हुए साधु महात्मा इस ढंग का पैगाम लेकर अगर देश भर में जा रहे हैं और कह रहे हैं अब की बार लाल किला पर बंटाधार, अगर ये कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। और इसीलिए, लेकिन दूसरी बात, मेरा सवाल दूसरा है कि ये सब कुछ है जो निगेटिव चीज़ों को उजागर, नरेंद्र मोदी के जो निगेटिव पार्ट हैं उसको उजागर करती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रभाव जो है वो बिल्कुल, यहाँ से विदेश निकलो, एक माला और अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि 2.5 किलो पहन के आ जाएंगे, जो विदेशों में उनको अवार्ड मिल रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता क्या? अनम्यूट कीजिए जी। ठीक है। फर्क इसी तरह पड़ता है कि जैसा आज हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, किसको अंदाज था कभी भी कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के दृश्य हम देखेंगे? तो फर्क तो पड़ता है, धीमे उसका वक्त होता है, वक्त आता है। अभी आरएसएस राम मंदिर की बात हो रही, चंदे की, और आपने कहा नरेंद्र मोदी, अमित शाह का, ये पूरे देश में छवि गई है, आरएसएस की और मोदी की ये छवि गई है। भाई पार्लियामेंट में मोदी जी ने अनाउंस किया है, गजट निकला है, सरकार द्वारा जो अधिग्रहित जमीन पे वो मंदिर बना है, और उसमें एक प्राइवेट ट्रस्ट कैसे बन सकता है? और ये देखिए, आरएसएस उस ट्रस्ट को कंट्रोल कर रही है, एक प्राइवेट ट्रस्ट को, और आरएसएस खुद रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं है। तो एक अनरजिस्टर्ड बॉडी एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट को चलाएगी तो उसमें यही होगा, किसी कोई जवाबदेही नहीं है।
अयोध्या में जाके आप पूछिए लोगों से चंपत राय के बारे में, तो वो तो ऐसा था कि कलयुग के अयोध्या नरेश थे वो, इतना अभिमान उनके अंदर, जी किसी से बात नहीं करते थे। तो ये तो होना ही है, और इसमें एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी जो इन्होंने पैदा की है वो नुकसान हो रहा है। जो आपका सवाल है कि मोदी जी पे क्यों नहीं कोई असर पड़ता है, कि ऑस्ट्रेलिया का पत्रकार कह रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, न्यूजीलैंड में अभी गए हैं तो न्यूजीलैंड में भी ऐसी कुछ घटनाएं आएंगी सामने, हर जगह से ये हो रहा है। और बातचीत टेलीप्रॉम्प्टर पे वो एक लाइन भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पाते हैं, हम देख रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इन सब के बावजूद स्वीकार्यता है? उसका कारण क्या है? उसका सामाजिक कारण है, कुछ कॉर्पोरेट कारण है। मोदी जी के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि मोदी जी के अंदर एक अद्भुत कला है कि अपने से ताकतवर के सामने 1 मिनट में सरेंडर करो बगैर शर्त। तो इस वजह से जिससे उनको मतलब निकलना है, जो मीडिया है, कॉर्पोरेट है, जो भी उनसे ताकतवर है, उससे सरेंडर, उसके सारे काम होंगे। तो इसलिए एक मीडिया उन्होंने बनाया हुआ है, उस मीडिया का नशा अब धीमे धीमे उतर रहा है, और काफी उतर भी चुका है। 2024 के इलेक्शन में भी देखा हमने। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक विज्ञापन बनाया, हम लोग चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि कैसे गोदी मीडिया देखने वालों के दिमाग में जहर भर जाता है नफरत का। तो ये जो नफरत का जहर गोदी मीडिया के जरिए पिलाया गया, उस वजह से मोदी जी की तमाम सारी अनाप शनाप बातों को, ऊट पटांग मैथमेटिक्स को, कि 1 + 1 11 या 1 प्लस 2 + 6 = 8, इस तरीके की चीज़ों को वो समाज में स्वीकार्यता बन जाती है। बड़ा लोग कहते हैं तो मास्टर स्ट्रोक है। और जिनको जो कॉर्पोरेट के पैसे में फल फूल रहे हैं, कुछ पत्रकार, कुछ और एनालिस्ट, वो इन मूर्खतापूर्ण बातों को वो बताते हैं मास्टर स्ट्रोक। तो बहुत से भोले भाले लोग इस जाल में आ जाते हैं। लेकिन अब ये जहर धीमे धीमे कम हो रहा है, और मुझको लगता है कि अगले कुछ महीनों में आप देखिएगा कि बड़ी तेजी से कम होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी एथेनॉल की बात हुई, अभी 2 + 6 = 8 वाली जो मैथमेटिक्स मोदी जी की है, उस मैथमेटिक्स पे सरकार भी कर रही है। सरकार क्या कह रही है कि E10 एथेनॉल से ज़्यादा बेहतर है E20, यानी पेट्रोल में 10% अगर एथेनॉल मिल रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं जितना कि 20% एथेनॉल मिल रहा है। आप सोचिए क्या मैथमेटिक्स है। और इससे जो इनका जो शहरी मिडिल क्लास है वो नाराज है, सख्त नाराज है। उसकी गाड़ी का एवरेज कम हो गया, और सरकार खुद मान रही है कि एवरेज कम हो रहा है। उसके अलावा गाड़ियां खराब होने की भी शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि गाड़ियां थोड़ी पुरानी होगी, उसमें खराबी भी आएगी। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मानसून में मौसम में नमी होती है, वो नमी से और ये समस्याएं बढ़ेंगी। तो एक मिडिल क्लास, शहरी मिडिल क्लास में मोदी जी की जो लोकप्रियता थी वो कम हो रही है। हाँ, जो गोदी मीडिया का जहर है वो धीमे धीमे कम होगा, और जैसे वो कम होगा तो वो हम और इसमें बदलाव देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्या देख रहे हैं आप? सुनील जी, सही है कि जो बदलाव तो दिख रहा है। ये जिस तरह का एक नैरेटिव सरकार ने या सत्तारूढ़ दल ने बना रखा था पूरे देश में, उसमें तो परिवर्तन है। अब यह बात मोदी जी की जो ये यात्राएं हैं, इन यात्राओं के दौरान विदेशों में क्या हुआ है, यह बाकायदे सोशल मीडिया पे एकदम तैर रहा है कि वहाँ के पत्रकार क्या कर रहे हैं, वहाँ पे के लोगों ने मोदी जी को लेकर किस तरह के नारे लगाए हैं, उनकी यात्रा को लेकर किस तरह की टिप्पणियाँ वहाँ के मीडिया में हो रहा है, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं।
पहले चीजें नहीं होती थी। पहले लोग अपना ये कहते थे कि जो कुछ भी है मोदी जी के रहने से ढेर सारी चीजें देश ने हासिल कर लिया है। अब सब चीज का आप ये कह सकते हैं कि चीजें एक्सपोज हो गई। अगर आपके अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, दुनिया के देशों के साथ आपका व्यापार लगातार खराब होता जा रहा है, आपके पासपोर्ट की कीमत अंतर्राष्ट्रीय जगत में निरंतर उसकी प्रतिष्ठा गिरती चली जा रही है, तो फिर किस बात की विदेश नीति, किस बात के लिए आप पूरी दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं? अगर आप हमारे देश के नागरिकों की आवाजाही को लेकर के सरकारों में इस तरह का एक निषेध है तो और सरकार के कामकाज को लेकर के भी है, चुप रहने से थोड़ी बात बनती है। अगर अयोध्या के राम मंदिर का जो मसला है इस पर सरकारें चुप हो जाएंगी तो मामला खत्म हो जाएगा। अब शंकराचार्य और विक्टोशानंद कह रहे हैं कि वह अधूरा राम मंदिर है, यानी कि राम मंदिर है ही नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यालय है। इस सीमा तक गए वो, और उन्होंने कहा कि जब वो मंदिर हो जाएगा, जब वो मंदिर के रूप में परिवर्तित होगा तो हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। अभी तो मंदिर ही नहीं है, आधा अधूरा कौन सा मंदिर होता है? और यही अभी विक्टोशानंद हैं जिन्होंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उसका विरोध किया था। जी आज इसी अयोध्या में कोई भी जो धर्मगुरु है या धर्म प्रचारक है, वो कोई भी ट्रस्ट या ट्रस्ट के विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करता था। आज कितने लोग खड़े हो गए इस पूरे घटनाक्रम में, जो आरोप लगा रहे हैं कि जो चढ़ावे के साथ जो घालमेल किया गया है वो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये टिप्पणियां नहीं मिलती थी। आप 2020 के बाद तक भी आप इसको नहीं सुनाई पड़ता था और लोग पूरे आंदोलन के साथ दिखाई पड़ते थे। आज इस तरह की टिप्पणी आ रही है, तो ये अगर आपके कामकाज के ऊपर टिप्पणी नहीं है तो और किसके ऊपर है? अगर आप लोगों के मन में जो पल रही उनकी आकांक्षाएं हैं उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो लोगों के मन में नाराजगी नहीं होगी। अगर ये 17वां या 18वां दिन हो गया जंतर मंतर विद्यार्थियों का, अरे भी देश के नागरिक हैं, वो आपकी विचारधारा से असहमत है तो आप उनसे बात भी नहीं करेंगे। 20वां दिन हो गया, कोई 20वां दिन हो गया, कल 21 दिन पूरे हो जाएंगे। जी, कल 21 दिन पूरे हो जाएंगे, 3 हफ्ता पूरा हो जाएगा कल। और आप कोई भी व्यक्ति उससे बात करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि जो हम आंदोलन कर रहे हैं, अगर वहां पे आंदोलनकारी पानी बरसने के समय अगर त्रिपाल लगाना चाहते हो, त्रिपाल नहीं लगाने देंगे आप। ये कौन सा तरीका है? किस तरह के किस गवर्नेंस में ये विद्यार्थी रह रहे हैं? दिल्ली के तमाम विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हैं। सोनम वांगचुक की प्रतिष्ठा है, सोनम वांगचुक को आपने गिरफ्तार किया, आप ही ने, इस सरकार ने उनको दोष सभी आरोपों से मुक्त करते हुए जेल से रिहा किया। वो अनशन कर रहे हैं और सोनम वांगचुक का इस देश के तमाम क्षेत्रों में अद्भुत योगदान है, सम्मानित व्यक्ति हैं। वो लद्दाख के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ। आप उस आदमी की सेहत को लेकर के, उनके अनशन को लेकर के बात ही नहीं करना चाहते, तो इन चीज़ों की प्रतिक्रिया नहीं होगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल होगी। और आज स्थिति यही है कि जिस तरह का विश्वास मोदी सरकार में लोगों में हुआ करता था जब ये सत्ता में आई थी, उसमें बुरी तरह से गिरावट आई है। और गिरावट का कारण केवल है कि जो लोगों के साथ लोगों के मुद्दे हैं उनके प्रति एक असंवेदनशील रवैया, जो जिन मुद्दों को लेकर के लोग उत्तेजित हैं उनके प्रति एकदम निर्विकार भाव से उसका इंतजार करना कि चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। यह जो कार्यशैली है वह लोगों के आक्रोश को शांत नहीं करती, बढ़ाती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये आक्रोश को बढ़ाती है। क्या लगता है ये आक्रोश और बढ़ने वाला है अमलेंदु जी? बिल्कुल राजीव जी, आक्रोश में बढ़ोतरी लगातार हो ही रही है और आक्रोश और बढ़ता ही जाएगा। आक्रोश ये कम होने का सवाल तो राजीव जी उठता ही नहीं। आक्रोश तभी कम हो सकता है कि जब सरकार समस्याओं का निदान करे, और समस्याओं का निदान कब करेगी? जब समस्याएं सुनने को तैयार होगी। जब समस्याएं सुनने को आप तैयार ही नहीं है तो कहाँ से आप समस्याओं का निदान करेंगे? तो इसलिए राजीव जी ये आक्रोश तो निश्चित तौर पर बढ़ता ही जाना है। दूसरा राजीव जी, सरकार ने के पास, मतलब बीजेपी के पास खासतौर से जो 2 चीजें हैं, मुझे लगता है कि उसकी वजह से वो समस्याएं सुनने के लिए राजी भी नहीं है और सुनेंगे भी नहीं। एक तो राजीव जी उनके पास जो समझते हैं कि उनके पास जो तुरुप का पत्ता कहा जाता है वो हिंदू मुस्लिम करना जो है वो उनके पास हो, इससे उनका हमेशा काम चलता रहेगा और
देश की असली समस्याओं से ध्यान को हटाते रहेंगे। अब राजीव जी कितना ध्यान हटाएंगे, अब जो उनके ही समर्थक हैं, अब सब भाई उनमें से तमाम लोग कहने लगे हैं कि भाई अब हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, 12 साल आपको हो गया, मोदी जी उस काम करके दिखाइए, काम आपने अब तक कुछ क्यों नहीं किया है। तो ये भी उनके सामने होने लगा। दूसरा, उनको भरोसा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर कि ये सब पक्का इंतजाम करेंगे और उस इंतजाम के जरिए सरकार में बने रह जाएगा। लेकिन राजीव जी अगर ये भरोसा भी है इन दोनों चीजों को लेकर, तो ये दोनों चीजें ही राजीव जी मुझे लगता है कि आक्रोश बढ़ने का भी भरोसा देती हैं। यानी जो भरोसा बीजेपी को है कि इसके भरोसे वो सरकार में बने रहेंगे, तो यही दो चीजें जो है ये भी आश्वस्त करती हैं कि जनता में आक्रोश बढ़ेगा। और इसीलिए बढ़ेगा कि जब जनता को लगेगा कि हमारा वोट हम कहीं भी डाल के आए मिलता है इनको, सरकार ये बना लेते हैं। दूसरा, ये हिंदू मुसलमान ही करते रहते हैं, समस्याओं पर काम नहीं करते। आप जो है जेब काटे ले रहे हैं सड़क पर चलने वाले लोगों की। पहले तो आप जो है डीजल पे और पेट्रोल पर टैक्स ले रहे हैं, फिर आप हाईवे बना रहे हैं उस पर टोल टैक्स ले रहे हैं, उस टोल टैक्स के बाद जो है वो गड्ढे में डूब चले जा रहे हैं, पुल गिरते चले जा रहे हैं। अब कोई अगर सवाल कर लिए पुल गिरते चले जा रहे हैं तो आपका एक मुख्यमंत्री उनको भाड़े के टट्टू और कुत्ते कह दे रहा है। तो राजीव जी अगर जनता इस देश की भाड़े के टट्टू और कुत्ते हैं, तो मोदी जी भी राजीव जी भाड़े के टट्टू और कुत्तों के प्रधानमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री साहब भी इन भाड़े के टट्टुओं और कुत्तों के ही प्रधानमंत्री हैं। 148 करोड़ लोग जो है भाड़े के टट्टू और कुत्ते नहीं है। जब लोकतंत्र है और जनता ने आपको चुनकर भेजा है, तो ये जनता आपसे सवाल करेगी, 1 लाख दफा करेगी, भले ही आप कितनी नॉन बायोलॉजिकल हो जाए, उसके बाद भी जनता सवाल करेगी। और राजीव जी, जनता तो नॉन बायोलॉजिकल के भगवान से भी सवाल करती है, उससे भी पूछती है कि भगवान बताओ तुम हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हो, तुमने हमारे सुख दुख का ध्यान क्यों नहीं रखा, हम तो सुबह शाम तुम्हारी रोज घंटी बजाते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए राजीव जी मुझे लगता है कि आक्रोश जो है निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और उसका कारण जो है मोदी जी और उनकी सरकार ही होंगे। राजीव बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में गो बैक मोदी के नारे लग रहे थे आज, देखा होगा आप लोगों ने। खैर, तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। अमलेंदु जी बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, सुनील जी बहुत शुक्रिया, साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका भी शुक्रिया, और शुक्रिया उधर इकरार जुड़े थे सीधे जंतर मंतर से, और आप तमाम साथियों आप सबका भी शुक्रिया। इस चर्चा के तुरंत अभी इसको ख़त्म कर रहा हूँ, और तुरंत बाद पॉडकास्ट देखिए, उसमें बहुत सारे सवालों का जवाब